आज का जो हमारी ड्रग है दैट इज़ फिनोबार्बिटल। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इस ड्रग को दिया जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स क्या होते हैं, पहले हम ये कर लेते हैं कि दीज आर द मेडिसिन्स दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है दैट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट वर्क ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें जो है एनेस्थेटिक ड्रग्स आते हैं, मतलब जो बेहोश करने के लिए दी जाती हैं दवाइयाँ वो आती हैं। ठीक है, एंटी कन्वल्सेंट्स आते हैं। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स आते हैं, कई बार स्टिमुलेट करने के लिए भी दवाई देनी पड़ती है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। देन मसल रिलैक्सेंट्स आते हैं। ठीक है, नारकोटिक एंड नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आते हैं। नारकोटिक वो हुए जिनकी आदत पड़ जाती है, और नॉन नारकोटिक वो हुए जिनकी एनाल्जेसिक, वो जो एनाल्जेसिक क्या होते हैं, पेन को रिलीव करने वाले होते हैं ना। तो इसमें नारकोटिक और नॉन नारकोटिक होते हैं जिनकी जो जिनके लिए, जिन एनाल्जेसिक के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं इंडिविजुअल, उनको नारकोटिक्स बोलते हैं, और जिनकी आदत नहीं पड़ती है उनको नॉन नारकोटिक्स बोलते हैं। और जो है सेडेटिव्स भी आते हैं इन ड्रग्स में। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एजेंट्स होते हैं ना, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो भी बीमारियां होती हैं उनको क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें सेडेटिव्स भी आते हैं। देन और क्या होते हैं इसमें, और रहते हैं आपके ट्रैंक्विलाइजर्स। तो कई बार जो है क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है कि ट्रैंक्विलाइजर्स क्या हैं या सेडेटिव्स क्या हैं। सेडेटिव्स जो हैं वो, उनसे काम फील होता है, मतलब शांति, वी फील काम फ्रॉम सेडेटिव्स। जब सेडेटिव्स लेते हैं तो हमें एक तरह की शांति मिलती है दिमाग को। अगर बहुत ज़्यादा जैसे हाइपरटेंशन हो या जो होती है ना चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो सेडेटिव्स से कामनेस आती है। और ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट आर ट्रैंक्विलाइजर्स। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, फटीग, माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीजेस। ठीक है, तो फटीग हुआ, थकावट, स्ट्रेस हुआ, माइल्ड एंड अगर बहुत ज़्यादा जो हैं या थोड़ी बहुत मेंटल डिजीज़ हों तो उस केसेस में ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। और जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, और इनको और क्या भी बोलते हैं, साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। ये सब एक ही चीज़ है। जो ट्रैंक्विलाइजर्स है ना, मतलब न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। जो ट्रैंक्विलाइजर्स ड्रग्स होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारियों को क्योर करने के लिए दी जाती हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स को न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स भी बोलते हैं, साइकोथेरेप्यूटिक ड्रग्स भी बोलते हैं, या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हैं दे एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड देन जो एग्जांपल्स हैं इसके, वो नॉर एड्रेनालिन या बारबिचूरिक एसिड, जो बारबिचूरिक एसिड या उसके डेरिवेटिव्स, जो बारबिचूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिचूरिक एसिड्स आर नोन एज बारबिचूरेट्स। ओके, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना, जैसे एसिड होता है RCOH, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो कैसे बनता है, जैसे H को रिप्लेस कर दो या OH को रिप्लेस कर दो, तो RCOOR, मतलब एस्टर आर द डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स। तो बारबिचूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनको बारबिचूरेट्स बोलते हैं। ठीक है, देन ये हो गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हुए, और वो कैसे नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, ये चीज़ हमने इस स्लाइड में की। देन नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ फिनोबार्बिटल
तो दिस इज़ फिनोबार्बिटल जो है वो बार्बिचुरेट क्लास से बिलोंग करता है। तो बार्बिचुरेट मैंने क्या बोला, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिचुरिक एसिड। ठीक है, बार्बिचुरिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो बार्बिचुरिक एसिड कैसे बनता है? बार्बिचुरिक एसिड जो है वो साइक्लिक यूरियाइड्स होते हैं। यूरियाइड्स मतलब यूरिया से नाम डिराइव हुआ है। और यूरिया क्या होता है बच्चे? NH2CO NH2 होता है ना यूरिया। अगर ये साइक्लिक फॉर्म में इस तरह से NH2CO NH2, ठीक है, साइक्लाइजेशन हुई है किसके साथ? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो एसिड क्या होता है? RCOH। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में दो एंड पे मतलब R के साथ जो है, जैसे मान लो CH2COOH, जब दो एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हों, तो वैसा ही हुआ है यहाँ पे CH2COOH CH2COOH। क्लियर हो रही है बात? मतलब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और यूरिया जो है वो कंबाइन करके बनाते हैं साइक्लिक यूरियाइड्स। साइक्लिक यूरियाइड ये है, दिस इज साइक्लिक यूरियाइड। यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है? CH2COOH एंड COOH। अब वाटर रिमूव हो जाएगा यहाँ से, H और ये वाटर रिमूव हो जाएगा और इस तरह का बार्बिचुरिक एसिड जो है वो बन जाता है। ठीक है, और बार्बिचुरिक एसिड जो बन गया तो उसका डेरिवेटिव्स जो होंगे फिर बार्बिचुरेट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो फिनोबार्बिटल होते हैं, दीज आर दैट इज़ सेडेटिव, हिप्नोटिक एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती हैं। ठीक है, सेडेटिव मैंने अभी बताया आपको कि कामनेस फील करवाते हैं सेडेटिव, तो फिनोबार्बिटल भी काम करता है, मतलब शांत करेगा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में कोई भी एक्टिविटीज़ ऐसी आ जाएं जो मतलब ठीक नहीं है बॉडी के लिए, जिससे कि स्ट्रेस हो जाए या हाइपरटेंशन हो जाए, तो उसको काम करने के लिए जो है फिनोबार्बिटल्स दिए जाते हैं। तो ये किस तरह काम करता है? सेडेटिव का काम करता है या हिप्नोटिक। हिप्नोटिक क्या होते हैं बच्चे? जैसे हम करते हैं ना हिप्नोटिज्म में क्या होता है? नींद जैसी आती है ना, तो जिसको हिप्नोटाइज किया होता है। तो ये हिप्नोटिक जो होती हैं, हिप्नोटिक जो चीज़ हुई दैट इज़ रिलेटेड विद स्लीप। तो स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग है ये। फिनोबार्बिटल से जो है कामनेस तो मिलती ही है, साथ में नींद जैसी भी आती है ताकि माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए। एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एपिलेप्टिक अटैक होते हैं, मतलब दौरे जैसे पड़ते हैं जिनको, है ना, मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं, तो उस केस में भी ये फिनोबार्बिटल जो है वो दी जाती है ड्रग। ठीक है, और ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है इसकी? दिस इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, और ये दिस इज़ इनसॉल्युबल इन बेंजीन बट स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन इथेनॉल। इथेनॉल में डिज़ोल्व हो जाता है और वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है, और बेंजीन में मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल है। देन मेल्टिंग पॉइंट इसका 174 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए, आपने जब भी इसको करना है फिनोबार्बिटल, तो फिनो रिलेटेड विथ के फिनाइल ग्रुप लगा होगा। बार्बिटल जो है वो बार्बिचुरेट से वर्ड आया है, तो बार्बिचुरेट जो है डेरिवेटिव हैं बार्बिचुरिक एसिड के। तो बार्बिचुरिक एसिड तो आपका ये हुआ मेन, इसका जो केमिकल नेम है फिनोबार्बिटल का वो क्या है? मेन है बार्बिचुरिक एसिड। ठीक है, बार्बिचुरिक एसिड यहाँ पे अगर CH2 होता और CO NH CO NH CO साइक्लिक रिंग में, ये हुआ बार्बिचुरिक एसिड। लेकिन जब इस कार्बन के दोनों H जो हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे विद सम अनदर ग्रुप्स, जैसे C2H5 से रिप्लेस किया हुआ है एक H को, और दूसरे H को फिनाइल ग्रुप से रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो एक इथाइल ग्रुप है और एक फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, एक इथाइल और एक फिनाइल बार्बिचुरिक एसिड कौन सी पोजीशन पे लगे हैं?
5th पोजीशन पे, बारबिटरिक एसिड की 5th पोजीशन पे। अब इसकी पोजीशन जो है वो आप इसमें जो नंबरिंग होती है वो आप इस नाइट्रोजन से भी शुरू कर सकते हैं, इस नाइट्रोजन से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हम इस नाइट्रोजन से शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ नंबर 1 रिंग का, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, लेकिन 5th पोजीशन पे आपका एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो हम लिखेंगे 5 इथाइल 5 फिनाइल बारबिटरिक एसिड। क्लियर हो गया नाम? देन इट इज़ इट्स ट्रेड नेम इज़ बारबी। ट्रेड नेम इसका बारबी है। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है इसके यूजेस एंड साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो यूजेस में इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो है वो डिप्रेशन, मतलब देखिए जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं वो हमेशा डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें क्रिएट करती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। तो हमने पहले भी किया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट है ये, तो इसलिए ये न्यूरोसिस की ट्रीटमेंट में हाइपरटेंशन, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या है, कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है कि हार्ट की जो मेन वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो हार्ट की मेन वेसल्स अगर डैमेज हो जाएं तब भी ये दवाई दी जाती है, फिनोबार्बिटल। ठीक है, और फंक्शनल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर अगर हो जाएं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में इंटेस्टाइनल जो आपकी इंटेस्टाइन से रिलेटेड होती हैं बीमारियां, ठीक है, या प्री ऑपरेटिव एप्रीहेंशन में। प्री ऑपरेटिव एप्रीहेंशन क्या होती है? एप्रीहेंशन होता है डर, मतलब ऑपरेशन के पहले का जो डर होता है। अगर ऑपरेशन किसी का करना है तो उस टाइम के डर को ख़त्म करने के लिए भी जो है वो ये वाली दवाई जो है फिनोबार्बिटल दी जाती है, ताकि माइंड में, जो पेशेंट का माइंड है वो रिलैक्स्ड रहे, उसको कोई भी परेशानी ना हो ड्यूरिंग ऑपरेशन, उसका ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाए या उसको टेंशन ना हो जाए। ठीक है, तो तब भी ये इसका यूज़ यहाँ पे होता है। एपिलेप्सी में तो मैंने बताया ही आपको पीछे, क्योंकि ये जो है किस तरह काम करता है, ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो इसीलिए ये एपिलेप्सी के इलाज के लिए भी दी जाती है। और हाइपर बिलीरुबिनिमिया इन नियोनेट्स। तो देखो इसमें जो बिलीरुबिन होता है ना बच्चे, बिलीरुबिन जो है वो इसमें बिलीरुबिन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है ब्लड में। और जब बिलीरुबिन, जो कि ज़रूरी होता है हमारे लिवर की फंक्शनिंग में, लिवर में ये रिलीज़ होता है, ये तो ज़रूरी होता है अगर कंट्रोल्ड अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है। लेकिन हाइपर मतलब अगर ये ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाए ना बिलीरुबिन, तो क्या हो जाता है, उस केस में एक डिजीज़ हो जाती है जिसमें कि आइज़ और बॉडी जो है वो येलो कलर की हो जाती है। तो आपको पता ही लग गया होगा कि ये जॉन्डिस के साइंस होते हैं। और नियोनेट्स मतलब न्यू बॉर्न जो बेबीज़ होती हैं ना, न्यू बॉर्न जो बेबीज़ हैं उनमें अगर जॉन्डिस के सिम्टम्स आ जाते हैं तो भी ये ड्रग जो है वो दी जाती है बच्चों को। ठीक है, देन इसका जो कॉम्बिनेशन, देखो हमने कॉम्बिनेशन भी कईयों के पढ़े कि किसी ड्रग का जब हम किसी दूसरे ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन देते हैं तो वो कई बीमारियों को क्योर करता है। तो इसका कॉम्बिनेशन अगर बेंजो डाइअज़ीपाइन के साथ दिया जाता है तो इट इज़ यूज टू ट्रीट अल्कोहल विथड्रॉल्स, मतलब शराब वगैरह छुड़ाने के लिए भी इसके कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जा सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट सीजर्स, दौरे वगैरह जिनको पढ़ते हैं, हमने एपिलेप्सी का किया ही वैसे भी, तो सीजर्स को ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन सीज़र को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन आप इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखेंगे कि ये प्रोवोक भी कर सकता है सीज़र को।
जैसे हमने पढ़ा ना कि विड्रॉल, अल्कोहल विड्रॉल में दिया जाता है ये। तो अगर अल्कोहल विड्रॉल करवाना है, किसी की अल्कोहल की आदत छुड़वानी है, तो उसका वो अगर ये ज़्यादा अमाउंट में ले ले, ये चीज़ें ज़्यादा खाना शुरू कर दे इसकी ड्रग को, तो क्या हो जाएगा कि विड्रॉल तो हो जाएगा, अल्कोहल तो छूटना शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, एब्सटिनेंस सिम्टम्स, एब्सटिनेंट सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, या प्रवोक भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है सीजर्स को, या उस जो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो विड्रॉल करने के लिए, अल्कोहल विड्रॉल करने के लिए इसको ले रहा है, तो उसको एब्सटिनेंस सिम्टम्स आएंगे। एब्सटिनेंस होता है कि परहेज़ होता है, एब्सटिनेंस, ठीक है। जब हमें किसी चीज़ से परहेज़ करना होता है, जैसे अब किसी को आदत पड़ी हुई है बहुत सालों से अल्कोहल की, तो उसको छुड़ाने के लिए जो है वो बहुत जो है पेशेंस की ज़रूरत होती है। और अगर ये वाली दवाई लेना शुरू करता है तो उसको ये लगेगा कि कमी हो गई है मेरे अंदर किसी चीज़ की, मेरी बॉडी के अंदर, और इवन कि उसको ऐसा फील होगा कि मुझे जो है वो चक्कर जैसे आ रहे हैं, सीजर्स को प्रवोक कर सकता है ये। तो अगर ये इसका साइड इफ़ेक्ट में आता है, ठीक है। और सेडेशन साइड इफ़ेक्ट है इसका, जैसे हमने सेडेटिव किया तो उसी में मतलब आपका सेडेशन भी हो सकती है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही काम हो जाए इंसान, है ना, इतना काम हो जाए कि उसको होश ही ना रहे, या रेस्पिरेटरी जो है डिप्रेशन हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकती है। देखिए हाइपर टेंशन में हम इसको दे रहे हैं, जब ज़्यादा टेंशन हो तो हम दे रहे हैं उसको, लेकिन अगर इसको ज़्यादा दे दिया जाए तो हाइपोटेंशन भी तो हो सकती है, दिमाग सुन्न नहीं हो जाए आपका, ठीक है। और बिल्कुल नींद में चला जाए पर्सन, ऐसा भी तो हो सकता है। तो बिहेवियर डिस्टर्बेंस जो है वो चिल्ड्रन में बिहेवियर डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, मतलब वो उसका बिहेवियर जो है, अगर बच्चों को ये चीज़ दी जाती है तो उसका बिहेवियर जो है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स एंड यूजेस ऑफ दिस फिनोबार्बिटल। नाउ एक्शन कैसे करता है ये, इट एक्ट्स बाय enhancing inhibitory neurotransmission by binding to the specific barbiturate site of gamma aminobarbiturate acid type A रिसेप्टर्स। तो ये देखिए, ये होते हैं ना गामा अमीनो बारबिचुरिक एसिड टाइप ए, ये हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका, क्योंकि बारबिचुरेट है ये, तो हमारी बॉडी में बारबिचुरेट के लिए कुछ साइट्स होती हैं, स्पेसिफिक साइट्स, जो कि क्या करती हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन में भी हेल्प करेंगी, मतलब दिमाग में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह देने में हेल्प करेंगी। बहुत ज़्यादा सिग्नल जाएंगे तो हाइपरटेंशन हो जाएगी, मतलब वही बात सोचता रहेगा इंसान, है ना। तो इसमें मेन होता है कि जो आपका क्लोराइड आयन से रिलेटेड है, उसकी ट्रांसमिशन को ये जो है एनहांस कर देता है, ठीक है, जो कि रुक गई होती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, तो उसको एनहांस कर देगा, जिसके कारण जो है वो वहाँ पे ये फिर एक्शन ड्रग जो है वो एक्ट करना शुरू करेगी। और आपका जो है हाइपरटेंशन अगर हो गई है किसी पर्सन को, या जो है वो एंजाइटी हो रही है, तो वो चीज़ जो है वो बंद हो जाएगी होनी, है ना। तो आपने इसी तरह से इसको एक्शन को इसका लर्न कर लेना है कि ये किस तरह से काम करता है। इसके बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका बायोलॉजिकल और मेडिसिनल पार्ट आ जाता है। इसमें हमारी केमिस्ट्री का जो है मेन स्ट्रक्चर पे एम्फेसिस रहना चाहिए और सिंथेसिस पे रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जिनकी साइट्स के साथ जो है वही एंजाइम की तरह ही ये रिसेप्टर काम करते हैं, और ये ड्रग आएगी उसके साथ कंबाइन करेगी, एंड देन किसी पर्टिकुलर फंक्शन को वो एनहांस कर देती है ड्रग, ठीक है। जो कि न्यूरो ट्रांसमिशन बंद हो गई होती है ना, किसी वजह से इनहिबिट हो गई होती है जो न्यूरो ट्रांसमिशन, तो उस चीज़ को ओपन करने के लिए, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए ये ड्रग्स
जो हैं वो दी जाती हैं। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देन सिंथेसिस पार्ट में ये इसमें जो है वो मेनली 7 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है वो है क्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो क्लोरोमिथाइल देख ली, क्लोरोमिथाइल बेंजीन जो है बेंजाइल क्लोराइड भी इसको बोलते हैं। तो क्लोरोमिथाइल बेंजीन जो है ऑन हीटिंग विद सोडियम साइनाइड, एक्वा सोडियम साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो ये CN नेगेटिव जो है न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसको रिप्लेस कर देगा, Cl नेगेटिव को। साइनाइड जो है वो क्लोराइड को रिप्लेस कर देगा। एंड 2 फिनाइल एसीटोनाइट्राइल, है ना, एसीटोनाइट्राइल 1 and 2 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये क्या है, एसिड मतलब 2 कार्बन का, एसीटोनाइट्राइल जो है वो बन जाता है। अब आप इसमें क्या देखते हैं, जब साइनाइड इनकॉर्पोरेट होता है तो मतलब देयर इज कार्बन जो एटम है वो इंक्रीज हो गया है एक, ठीक है, देयर इज एक्सटेंशन इन द कार्बन चेन बाय 1 एटम, एक एटम बढ़ गया ना कार्बन का। तो देन सेकंड स्टेप जो है वो हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जब हम करेंगे तो हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा कि जो साइनो ग्रुप है वो आपका एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो 2 फिनाइल एसिटिक एसिड बन जाएगा, 1 and 2 पे फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल एसिटिक एसिड बन गया है इसमें। और थर्ड स्टेप भी एसिड कैटालाइज्ड होता है, दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टर्स कैसे बनते हैं बच्चे, एसिड और अल्कोहल जब कंबाइन करते हैं तो आपके एस्टर्स बनते हैं एसिड की प्रेजेंस में, दिस इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है ये। तो एसिड की प्रेजेंस में जो ये बना था एसिड, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, एस्टर, दिस इज एस्टर, RCOO, R इज योर एस्टर। तो R ये है, COO, R ये है। तो इथाइल 2 फिनाइल एसीटेट, इथाइल, दिस इज 1 2 फिनाइल, दिस इज इथाइल, दिस इज 2 फिनाइल, और है क्या ये एसीटेट, एस्टर बन गया। ठीक है, तो जब एस्टर बन गया देन फोर्थ स्टेप में जो है वो इसमें जो है डाई इथाइल ऑक्जालेट के साथ इसका रिएक्शन होता है। और यहाँ पे जो ये वाली हाइड्रोजन है CH2 के साथ, जो 2 हाइड्रोजन है ना C के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक फिनाइल है और एक CO है। 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाती है विथ दिस इज COCOO C2H5, मतलब डाईइथाइल ऑक्जालेट, दिस इज इथाइल ऑक्जालेट मतलब ऑक्जेलिक एसिड का डेरिवेटिव, ऑक्जेलिक एसिड COOH होता है। डाई इथाइल ऑक्जालेट अगर आ गया तो C2H5, दिस इज डाईइथाइल ऑक्जालेट। तो डाईइथाइल ऑक्जालेट और सोडियम और एल्कोहल की प्रेजेंस में इसके रिएक्शन से क्या बनेगा, यहाँ पे जो है वो आपका 1H जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और जो H है वो अल्कोहल की फॉर्म में, मतलब यहाँ से H निकला ना तो C2H5OH रिमूव हो जाएगा और ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो इसके साथ H की जगह पे लग जाएगा, COCOO C2H5। इसका नाम है डाईइथाइल 2 ऑक्सो, है ना, डाईइथाइल 2 ऑक्सो 3 फिनाइल सक्सीनेट। ठीक है, 3 फिनाइल सक्सीनेट, ये होगा ना सक्सीनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पे 1 2 3 1 2 and 3, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे आपका फिनाइल लगा हुआ है।
ठीक है। सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो है, इस पे ऑक्सीजन लग गया हुआ है। डाई इथाइल है ये, डाई इथाइल 2 ऑक्सो, 3 पे फिनाइल एंड सक्सीनेट, ये आपका जो है वो बनता है इसमें। सक्सीनिक एसिड वैसे क्या होता है, CH2 COOH CH2 COOH, ये होता है सक्सीनिक एसिड। अब सक्सीनेट हुआ क्योंकि इसका ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड 4th पोजीशन, ठीक है। तो 4th पोजीशन पे दिस H इज रिप्लेस्ड बाय C2H5, यहाँ पे जो दिस H इज रिप्लेस्ड बाय 1 H इज रिप्लेस्ड बाय फिनाइल, थर्ड पे फिनाइल हो गया फिर, और दिस 2 H आर रिप्लेस्ड बाय डबल बॉन्ड O, अगेन दिस H इज रिप्लेस्ड बाय C2H5, ठीक है। क्लियर हो गया। सक्सीनिक एसिड से सक्सीनेट बना, और सक्सीनिक एसिड होता है आपका CH2 COOH CH2 COOH, और इसका डेरिवेटिव मतलब ये H रिप्लेस हुआ, ये H रिप्लेस हुआ, यहाँ पे ये दोनों H रिप्लेस हो गए डबल बॉन्ड O से, तभी इसको 2 ऑक्सो बोला है ना यहाँ पे, दिस इज, ठीक है। और यहाँ पे 1 H इज रिप्लेस्ड, ठीक है। तो ये हो गया सक्सीनेट। और 5th स्टेप में डिस्टिलेशन होगी एट 180 डिग्री सेल्सियस, और डिस्टिलेशन के बाद जो है ये क्या बन जाएगा, अब डिस्टिलेशन के बाद ये डाईइथाइल 2 फिनाइल मेलोनेट बन जाता है, ठीक है। डाईइथाइल अगेन यही है डाईइथाइल, और 2 पे फिनाइल, अब दिस इज़ 1 कार्बन, दिस इज़ 2 कार्बन, 2 पे फिनाइल है और मेलोनेट, तो मेलोनिक एसिड क्या हुआ, सक्सीनिक एसिड, मेलोनिक एसिड है ना, यही यूज़ हो रहे हैं ना। तो मेलोनिक एसिड आपका हुआ CH2 COOH COOH, दिस इज मेलोनिक एसिड। अब इसमें ये वाला ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय इथाइल ग्रुप्स, और जो आपका ये वाला है दिस 1 हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय फिनाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया डाईइथाइल 2 फिनाइल मेलोनेट। ये डिस्टिलेशन के बाद बनता है। डिस्टिलेशन जब हम कर लेते हैं तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो CO ग्रुप जो है वो चला जाता है इसमें से, ठीक है। देन 6th स्टेप में C2H5Br के साथ रिएक्शन है इसका इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONa, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन विद जो है इथाइल ब्रोमाइड, एंड दिस एक्टिव हाइड्रोजन जो होती है, ये वाला स्टेप जो है वो आगे क्लियर करूँगी मैं इसका मैकेनिज्म। तो दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय C2H5, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी वैसे ही रहता है। तो डाई इथाइल 2 इथाइल 2 फिनाइल मेलोनेट बन जाता है। देन यूरिया के साथ जो है लास्ट स्टेप में इसकी कंडेंसेशन हो जाती है और फिनोबार्बिटल बनता है, ठीक है। तो फिनोबार्बिटल बन जाएगा 5 इथाइल 5 मिथाइल पिरिमिडिन 2 4 6 1 H, ठीक है, 3 H 5 H ट्राईओन, 3 ओन है ना इसमें, इसका नाम ऐसे भी किया जा सकता है बिकॉज इसमें कितने H हैं, 3 ओन हैं, एक ये वाला ओन है, एक दिस ओन, एक दिस ओन, ठीक है। और 5th पोजीशन पे इथाइल है, 5th पोजीशन पे फिनाइल है, और ये एक तरह से पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर है, बाकी पिरिमिडिन भी है ये। और 2nd 4th और 6th पोजीशन पे 1 H लगा है, 3 H हैं और 5 H हैं ट्राईओन के साथ, 2 दिस इज 1 पोजीशन, 2 3 4 5 एंड 6, 2 4 और 6 पोजीशन पे ओन है, 2 पोजीशन पे 4th पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे ओन है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी दिए हुए हैं कि इसमें 5 H फिनाइल के हैं,
ठीक है। और 1H जो है वो N के ऊपर है, यहाँ पे 5H जो हैं फिनाइल के हैं, और बाकी के 3H जो हैं वो CH3 लगा हुआ है जो उसके हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको नेम किया होता है कि इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, और बाकी जो पहले नाम बताया था वो भी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। नहीं, इसमें एक स्टेप का और रह गया है, जो 5th स्टेप है आपका, सॉरी, जो ये वाला स्टेप है ना 6th स्टेप, इसमें दिस स्टेप जो है इसका मैकेनिज़्म आगे डिस्कस किया हुआ है कि जो ये इसमें जो है जो एक्टिव हाइड्रोजन है, पहले तो जो सोडियम इथॉक्साइड है वो एक्टिव हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड जनरेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब न्यूक्लियोफाइल के ऊपर C2H5 का इथाइल ग्रुप जो है उसकी सब्सटीट्यूशन हो जाती है। सिंपल स्टेप है ये, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन है एंड देन सब्सटीट्यूशन बाय द इथाइल ग्रुप, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड थैंक यू सो मच।